स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड आज की क्लास में हम लोग 17 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की 22वीं क्लास है। फ्रेंड, इससे पहले हम 21 क्लास आपकी शिफ्ट वाइज आरपीएफ कांस्टेबल की ले चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां से जाके आप उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है फ्रेंड, 1949 में जब भारतीय संविधान अपनाया गया था तब संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 5 अनुसूचियां, 50 अनुसूचियां, 25 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां। तो फ्रेंड, जब हमारा संविधान अपनाया गया उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, तो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन। कुल 8 अनुसूचियां थी। हमारा संविधान कब अपनाया गया फ्रेंड? तो याद रखेंगे, यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 1949 को अपनाया गया था। और फ्रेंड, अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो फ्रेंड उनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या, तो फ्रेंड याद रखेंगे कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। और फ्रेंड, अगर हम वर्तमान में भाग की बात करें कि कुल कितने भाग हैं, तो फ्रेंड भाग की संख्या कितनी है फ्रेंड? 25 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब को दर्पण रिक्त स्थान दे रहा है का केंद्र बिंदु कहा जाता है? अनुक्रमणिका, शक्ति, ध्रुव, लेंस। तो फ्रेंड ध्रुव के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधों में पानी को उसके जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? पहला ऑप्शन दे रहा है कोलेन काइम, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है पेरेन काइमा, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है फ्लोएम, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है जाइलम। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जाइलम। जाइलम का जो कार्य होता है ये आपके पत्तियों तक आपके खनिज तत्व और पानी को पहुंचाने का कार्य करता है। और पत्तियों के द्वारा जब सूर्य के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश के माध्यम से जब पत्तियां भोजन बना देती हैं, तो फ्रेंड उसको जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम का कार्य क्या है? जब पत्तियों के द्वारा भोजन तैयार कर लिया जाता है तो जड़ों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। और फ्रेंड खनिज तत्व और जल को पहुंचाने का काम जो क्या करता है? जाइलम करता है। तो यहाँ आपका पूछा जा रहा है कि पौधों में पानी को उसके जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चौथा ऑप्शन जाइलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु जो है आपकी 21 वर्ष है। फ्रेंड यह नियम जो था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे स्थापित किया गया था। फ्रेंड सरपंच हो गया, पंच हो गया, पंचायत समिति के सदस्य हो गए, जिला परिषद के और पार्षद, इनकी चुनाव लड़ने की आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका, यह आपका O3 होता है। तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। फ्रेंड आज 16 सितंबर भी है जिस दिन हम क्लास ले रहे हैं। तो 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड? तो याद रखेंगे ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस याद रखेंगे इस पॉइंट को भी कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड ओजोन जो आपकी गैस होती है
ये आपकी एक हल्की नीले रंग की गैस होती है और इसकी गंध की बात करें तो बहुत ही तीखी गंध होती है। फ्रेंड, ये जो है प्राकृतिक रूप से जो ओजोन गैस है आपके समताप मंडल में पाई जाती है। और फ्रेंड, सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है इसको रोकने का कार्य करती है पृथ्वी तक आने से। और फ्रेंड, एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया था कि ओजोन परत की आपकी रक्षा की जाएगी, ओजोन परत के क्षरण को रोका जाएगा। तो फ्रेंड, तभी से आपके 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में यह आपका मनाना शुरू किया गया। और फ्रेंड, अगर ओजोन परत न होती तो क्या होता? अगर फ्रेंड ओजोन परत नहीं होती तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण है वो पृथ्वी तक आती और जिसके कारण क्या होता कि आपका त्वचा कैंसर हो सकता था, मोतियाबिंद हो सकता था, आंख से संबंधित विविध बीमारियां हो सकती हैं। तो फ्रेंड, जो ओजोन गैस है यह मुख्य रूप से पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करती है पृथ्वी पर आने के लिए। तो याद रखेंगे, और यह समताप मंडल में पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल से संबंधित है? यहाँ आपका पूछा जा रहा है कौन ऐसा खिलाड़ी है जो फुटबॉल खेल खेलता है या फुटबॉल से संबंधित है। पहला ऑप्शन दे रहा है नोवाक जोकोविच, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है डेविड बेकहम, और तीसरा दे रहा है एंडी मरे, और चौथा दे रहा है आंद्रे अगासी। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। डेविड बेकहम जो है ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। फ्रेंड, बात ये उठती है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किससे है? तो फ्रेंड याद रखेंगे नोवाक जोकोविच का संबंध किससे है? टेनिस से है। ये टेनिस खेल खेलते हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। और किस देश से हैं फ्रेंड? तो ये आपके सर्बिया देश से संबंधित है। एंडी मरे ये भी आपका टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये भी आपके टेनिस के ही खिलाड़ी हैं। और फ्रेंड, ये इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। और आंद्रे अगासी ये भी आपके टेनिस के ही खिलाड़ी हैं, ये भी टेनिस खेल खेलते हैं और इनका संबंध अमेरिका से है। तो याद रखेंगे यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी पूछा गया था, तो क्या सही हो जाएगा? डेविड बेकहम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धातुओं को पतले तारों में बदलने की क्षमता क्या है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन तन्यता के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी पदार्थ के यहाँ 1 मोल होना चाहिए फ्रेंड, 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है। तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन दे रहा है सहसंयोजक द्रव्यमान, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है परमाणविक भार कहलाता है, थर्ड ऑप्शन दे रहा है मोलर द्रव्यमान कहलाता है, और फोर्थ ऑप्शन में चौथा ऑप्शन में दे रहा है परमाणु भार कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है मोलर द्रव्यमान कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब बेल्ट को रिक्त स्थान दे रहा है के रूप में जाना जाता है? ग्रही हवाओं के रूप में, डोलड्रम जिसे वैक्यूम बोर्ड के नाम से जानते हैं, सदाबहार क्षेत्र के नाम से, हार्श अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ ऑप्शन हार्श अक्षांश के नाम से जानते हैं। फ्रेंड, जैसे आपका हार्श अक्षांश जो नाम पड़ा था इसकी उत्पत्ति आपके नाविकों के द्वारा की गई थी। फ्रेंड, जब नाविक यात्रा करते थे उस दौरान वो अपने पानी में घोड़ों को फेंक दिया करते थे, उसी समय इसका नाम हार्श अक्षांश पड़ा था फ्रेंड। और यह क्षेत्र जो है आपके भूमध्य रेखा में 30 अंश आपके उत्तर दक्षिण में स्थित अक्षांश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर के पिता कौन थे? निम्बार्क, रविदास, सिद्धार्थ, भद्रबाहु। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड ऑप्शन सिद्धार्थ जो थे आपके महावीर के पिता थे। सिद्धार्थ जो थे आपके किस वंश के थे? तो याद रखेंगे इनका संबंध किस वंश से था? इक्ष्वाकु वंश से था। ये इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे इनके पिता। और फ्रेंड, महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी से एक प्रश्न उठता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो याद रखेंगे कि महावीर स्वामी जो थे आपके 24वें नंबर के तीर्थंकर थे।
और फ्रेंड अगर महावीर स्वामी की माता की बात करें कि इनकी माता का क्या नाम था, तो फ्रेंड इनके माता का नाम जो था आपका त्रिशला था, त्रिशला था। और फ्रेंड जो इनकी माता त्रिशला थी ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपका क्षेत्रीय परिषद आता है। और क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था फ्रेंड, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कभी तो याद रखेंगे 1956 में आपका क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेत्र गोलक का व्यास लगभग रिक्त स्थान दे रहा है आपका होता है, तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड इसमें आपका 2.3 सेंटीमीटर होता है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पादन बाजार पहुंच से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड ऑप्शन, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है आपका, गैर कृषि उत्पादन बाजार पहुंच से संबंधित। और फ्रेंड विश्व व्यापार संगठन की बात करें WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, अगर चर्चा करें यहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और मुख्यालय कहां है फ्रेंड, याद रखेंगे मुख्यालय जो है इसका जिनेवा में है। कहां है फ्रेंड, जिनेवा। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें फ्रेंड कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 193 है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य शामिल हैं। और इसका जो उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र के गठन का, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका उद्देश्य था आपका संयुक्त राष्ट्र का। तो राइट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आयोग में अंशकालीन सदस्यों की अधिकतम संख्या है 2, 5, 7, 6। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन 2 सदस्य आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 1927 में ब्रिटिश भारत द्वारा नियुक्त भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, जॉन साइमन, लुइस माउंटबेटन, विलियम हॉकिंस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन, जॉन साइमन जो थे आपका 1927 में ब्रिटिश द्वारा जो भारतीय संवैधानिक आयोग था उसके अध्यक्ष थे। इनकी नियुक्ति जो हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक प्रणाली की कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए और उसके सुधारों में सुझाव देने के लिए किया गया था। और फ्रेंड इस बात ये थी इसमें कि फ्रेंड इस आयोग में कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया। जो आपका ये आयोग का गठन किया गया इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। जब किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया तो भारत में इसका विरोध होना शुरू हो गया। और फ्रेंड जब आपका साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो फ्रेंड साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा। इसी दौरान इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु भी हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी उद्योग का स्वामित्व रखते हैं उसे चलाते हैं, रिक्त स्थान दे रहा कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन दे रहा स्वनियोजित, सेकेंड ऑप्शन दे रहा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, तीसरा कह रहा पदावनत और चौथा दे रहा है बेरोजगार। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन स्वनियोजित के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यूल की साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में
हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है यूल की साड़ी जो बनती है आपकी किस राज्य से संबंध रखती है? गुजरात से, पश्चिम बंगाल से, कर्नाटक से, उड़ीसा से। तो राइट आंसर हमारा बनेगा थर्ड ऑप्शन। यूल साड़ी की उत्पत्ति जो है आपका कर्नाटक से हुई है। यूल साड़ी को एक और नाम से जाना जानते हैं फ्रेंड, इसको इक कलर के नाम से जानते हैं, इल कलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता कितने दिन की है? फ्रेंड, इसी को नरेगा के नाम से भी जानते हैं, जो आपके गांव में बहुत ही प्रचलित है, नरेगा। तो इसी का जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो अकुशल श्रमिक हैं उनको कितने दिन की आपकी मजदूरी मिलती है? तो याद रखेंगे फ्रेंड, 100 दिन की मजदूरी निर्धारित है। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। फ्रेंड, पहले इसका नाम नरेगा था और फ्रेंड बाद में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था बाद में। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1879 में किस सरकार ने अफगान शासक याकूब खान के साथ गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, ब्रिटिश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 का चौथा ऑप्शन, ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक है, तो फ्रेंड कैसा है? अर्धसंघीय निकाय है, संवैधानिक निकाय है, गैर न्यायिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है फ्रेंड? तो फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपके 338 में इसका उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड, ये कैसा निकाय होगा फ्रेंड? तो फ्रेंड, ये एक संवैधानिक निकाय है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। संविधान में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 338 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गर्थ रोग का लक्षण है? अत्यंत लंबा, बहुत छोटा, गर्दन में सूजन, दोनों हाथों में सूजन। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा हमारा तीसरा ऑप्शन, गर्दन में जो सूजन है ये आपका गर्थ रोग का लक्षण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरियोलिस बल द्वारा दक्षिण गोलार्ध में वायु किस प्रकार विक्षेपित होती है? कोई विक्षेपण नहीं होता है, बाईं ओर, दाईं ओर, अनियमित। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, बाईं ओर। जो आपका कोरियोलिस बल है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक प्रत्यक्ष बल होता है। और फ्रेंड, इस बल के कारण चक्रवात और प्रतिचक्रवात के लिए यह जिम्मेदार होता है आपका कोरियोलिस बल। इसी के कारण आपका चक्रवात और प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में से किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन दे रहा है 1885, सेकेंड ऑप्शन 1916, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 1900 और फोर्थ ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन दे रहा है 1907। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 का फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 1916 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितनी ग्रामीण आबादी है? जो आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों को जो आपके ग्राम को आपको आदर्श ग्राम रूप में बनाने के लिए जो गोद लेना था उसमें आपका मानक कितना होना चाहिए आपका मैदानी क्षेत्र का? तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 3000 से 5000 आपका आबादी होनी चाहिए। और फ्रेंड, इसमें आपका जो लक्ष्य रखा गया था प्रत्येक सांसद को, जो जितने प्रत्येक सांसद थे उनको 2019 तक, कब तक फ्रेंड? 2019 तक आपके 3 आदर्श ग्राम को विकसित करना था और 2024 तक जो लक्ष्य था इसको कितना? तो फ्रेंड 2024 तक आपके आदर्श ग्राम की जो संख्या थी उसको बढ़ा के कितना करना था? 8 करना था, कुल 8 ग्राम को विकसित करना था। और फ्रेंड
सांसद आदर्श ग्राम योजना जो थी इसे कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, यह 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया। तो फ्रेंड प्रश्न ये उठता है कि कब शामिल किया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया? तो फ्रेंड याद रखेंगे 42वें आपके संविधान संशोधन के द्वारा आपके 1976 में आपके कुल 10 आपके मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा 1976 में। और फ्रेंड ये जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखेंगे ये आपका 51A में वर्णित है। लेकिन फ्रेंड पुनः आपका एक और आपका मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। अब इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो जो आपका 11वां नंबर का आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो आपका 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 2002 में। और ये जो आपका 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा या शिक्षा का अवसर प्रदान करने से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे आपके ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो आपका राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने प्रशिक्षण शिविर है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पहला ऑप्शन 62 आपके प्रशिक्षण शिविर हैं इस समय वर्तमान में भारत में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा यहाँ पे 28 का फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और फ्रेंड आपसे ये पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो याद रखेंगे बिहार का है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? तो बिहार का है। और यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग आपका किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1885 में आपका सर्विस हाउस की स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल, बेहराम जी मालावारी, अबुल कलाम आजाद, राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका बेहराम जी मालावारी। बेहराम जी मालावारी जो थे आपके ये पारसी समाज सुधारक थे और एक लेखक भी थे। निम्नलिखित में से कौन G8 देश में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड आपको बता दें कि G8 में जो शामिल देश हैं वो कौन कौन से हैं फ्रेंड? आपका कनाडा है, फिर आपका फ्रांस है, फ्रांस हो गया। इसके बाद आपका जर्मनी है। इसके बाद आपका इटली है। फिर आपका जापान है, जापान भी शामिल है G8 में। फिर आपका रूस है, फिर आपका ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, और आपका 8वां जो है आपका अमेरिका इसमें शामिल है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड? कौन शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत आपका G8 में शामिल देश नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड प्रसिद्ध है? सिडनी का, जोहान्सबर्ग का, लंदन का, प्रिटोरिया का। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? लंदन का जो आपका मैदान है उसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के नाम से ये प्रसिद्ध है। फ्रेंड, इसे क्रिकेट का घर भी कहा जाता है और फ्रेंड इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था थॉमस लॉर्ड्स और इन्हीं के नाम पे इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड रखा गया था। दो क्रमिक संकुचनों या बेलनों को एक स्थिर बिंदु को पार करने में कितना समय लगता है और उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन तरंग दोलन के नाम से जानते हैं। संस्थानकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका केरल राज्य में स्थित है और यह झील जो है आपकी केरल की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है और इसे वर्तमान में रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल विश्व जीवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल? फ्रेंड यहां आपसे पूछा जा रहा है नहीं है। मन्नार की खाड़ी, डिब्रू सखोवा, नंदा देवी, बृहद निकोबार। तो फ्रेंड 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन डिब्रू सखोवा। नमामि गंगे कार्यक्रम को कब मंजूरी दी गई? तो फ्रेंड नमामि गंगे को जो मंजूरी दी गई थी आपकी ये आपका 2014 में दी गई थी और इसका संचालन आपका किस मंत्रालय के अधीन था फ्रेंड? तो याद रखेंगे यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य किया जा रहा था नमामि गंगे कार्यक्रम और इसमें गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य था। 1757 के प्लासी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब को धोखा दिया था? मीर जाफर, औरंगजेब, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 36 का फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा हमारा पहला ऑप्शन मीर जाफर के द्वारा धोखा दिया गया था। और मीर जाफर जो था आपका ये नवाब की सेना का क्या था? कमांडर था। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा कौशल है जो आपका फुटबॉल खेल से संबंध नहीं रखता है? ड्रिबलिंग, निपटना, स्टंपिंग, शीर्षक। सबको पता है फ्रेंड स्टंपिंग जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से नहीं है। किससे संबंधित है फ्रेंड? क्रिकेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 17, 32, 15, 12। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन 17। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? 4 वर्ष के अंतराल पे, 3 वर्ष के अंतराल पे, 2 वर्ष के अंतराल पे, 5 वर्ष के अंतराल पे। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा 4 वर्ष के अंतराल पे आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र में बहती है? कोसी, गोदावरी, सोन, यमुना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोसी। और कोसी को फ्रेंड कहाँ का शोक कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसे बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। बिहार का शोक ये अपना अधिक मार्ग परिवर्तन करने के कारण इसे बिहार का शोक माना जाता है। और फ्रेंड गोदावरी की चर्चा करें फ्रेंड तो ये आपका गंगा के बाद दूसरे नंबर की आपकी सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड सोन नदी जो है आपकी ये भी आपके गंगा की सहायक है और यह त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसका उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और सोन एमपी में बहने वाली नदी है। और फ्रेंड यमुना जो है यह भी गंगा की सहायक नदी है। प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर रिक्त स्थान दे रहा है कि बस्तर जिले में स्थित है। कि बस्तर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है। और यह जो मंदिर है आपका जो दंतेश्वरी मंदिर है ये जो आपका 52 शक्तिपीठों की स्थापना की गई उनमें से एक माना जाता है।
भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का प्रावधान रिक्त स्थान द्वारा से लिया गया है। कहां से लिया गया, किस देश से लिया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जर्मनी के संविधान से इस प्रावधान को लिया गया है। और फ्रेंड, जो मौलिक आपके अधिकार है ये राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाते हैं। और फ्रेंड, आपातकाल का जो आपातकाल का प्रावधान है, आपातकाल का, ये भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो याद रखेंगे भाग 18 में वर्णित है। अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो ये अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक में आपका आपातकाल का प्रावधान रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल है हमारा, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां आयोजित किया गया था। फ्रेंड, जब ये आपका 2019 में जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो फ्रेंड उस समय ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न में जो था आपका, ये आपका करंट का क्वेश्चन रहा होगा। फ्रेंड, आपका उस समय 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए घोषणा हो चुकी थी, तो फ्रेंड वहां से प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड, आप करंट पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगामी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है, उसके आगे तक जो भी आपके ग्रीष्मकालीन है और भी आपके विश्व कप से संबंधित, खेल से संबंधित जितने भी आपके होने वाले हैं आपके आयोजन, उनको याद रखेंगे। वहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, ये आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है, इस समय हो चुका है फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 43 का। और इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेनमाइन किस स्थलाकृति से संबंधित शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का फ्रेंड, चौथा ऑप्शन, कास्ट स्थलाकृति। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा रिक्त स्थान में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को, लंदन, कोलकाता, मुंबई। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 45 का चौथा, सॉरी फ्रेंड 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, लंदन में आपकी की गई थी। और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध मछली पकड़ने का मैदान ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। यूनान, हिरोशिमा, लुइसियाना, न्यू फाउंडलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, न्यू फाउंडलैंड में स्थित है। और न्यू फाउंडलैंड जो है आपका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और ये आपका ग्रैंड बैंक जो निर्माण होता है फ्रेंड, ये आपका ठंडी एक धारा है जिसे लेब्राडोर की धारा कहते हैं, और एक गर्म धारा जिसे गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। ये दोनों जब एक स्थान पर मिलती हैं तो फ्रेंड मछलियों को खाने वाला एक विशेष प्रकार का वहां पे पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसे मछलियां खाने के लिए आती हैं। और वो मछलियों के जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा करता है, आदर्श वातावरण पैदा करता है, जिससे वहां पे बहुत अधिक मात्रा में मछलियां आती हैं और वह स्थान आपके मछली पकड़ने के लिए प्रमुख स्थान बन जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 47 पे हमारा सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। वॉलीबॉल से, टेनिस से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से। तो फ्रेंड ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है आपका, ये जो है आपका कुल 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं भारत में। सॉरी फ्रेंड, भारत में कह रहे हैं, ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम है जो जिसका आयोजन होता है हर साल। तो ये आपके इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन है, विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है। तो फ्रेंड आपको हर एग्जाम में आपको यहाँ से करंट से संबंधित आपके कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड याद रखेंगे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये चारों का संबंध आपका टेनिस खेल से है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, टेनिस। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पर है। यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो फ्रेंड जिस महाद्वीप में आपका चाइना और भारत स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जो विश्व के
पूरा जनसंख्या का 60% आपका केवल आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है, और इसमें प्रमुख योगदान अगर बात करें तो चाइना और भारत का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कब की थी? 1920, 1940, 1945, 1935। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का चौथा ऑप्शन 1935 में की गई थी। फ्रेंड, अंततः 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और यह 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें कब की गई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, यह प्रश्न पूछा जाता है। याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और पुनः 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई जिसमें आपको अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा सही होगा, अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा। यहाँ से प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहानाबाद शहर का निर्माण करवाया था? हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा शाहजहां के द्वारा आपके जहानाबाद शहर का निर्माण कराया गया था। विश्व में 7 अजूबों में स्थान रखने वाला ताजमहल का निर्माण भी आपके शाहजहां के द्वारा किया जाता है। शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। इसके शासनकाल में बहुत से आपकी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया गया था, इसलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार हम लोग आज 50 महत्वपूर्ण आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड, ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। फ्रेंड, ये आज हमारी 22वीं क्लास थी। फ्रेंड, इससे पहले वाली क्लास आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप उन क्लासों को जरूर देखिए। इसके साथ साथ फ्रेंड हम आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करा रहे हैं। फ्रेंड, उन क्लासों को भी आप देखना चाहते हैं तो फ्रेंड उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप उन क्लासों को देखिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। फ्रेंड, हम जितने भी आपके आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जितने भी शिफ्ट में आपके अब तक एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, उन सभी को हम एग्जाम से पहले कवर करा देंगे। तो फ्रेंड, आप इस क्लास को देखिए और प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर अपनी पकड़ को मजबूत कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।